नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 26 जुलाई और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। सारनाथ को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा। नकल माफियाओं पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी। लखनऊ में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में 100 करोड़ की जुर्माने की चर्चा। टीटीई अब बॉडी कैमरा पहनकर करेंगे टिकट जांच। 6 साल से फर्जी पहचान पर रहने वाला चीनी नागरिक गिरफ्तार। और 26 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब आगे के समाचार देखते हैं विस्तार से। सावन में 3 ज्योतिर्लिंग के लिए स्पेशल ट्रेनें। सावन में शिव भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे प्रयागराज ने 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों से श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम, महाकालेश्वर और सोमनाथ के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। रेल प्रशासन ने बताया कि प्रयागराज वेरावल स्पेशल ट्रेन 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हर गुरुवार चलेगी। इसके अलावा वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी रेल सुविधा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। गोरखपुर में 42 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए एक साथ 42 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। इनमें से 7 उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी और 34 आरक्षी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है। नकल माफियाओं पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फतेहपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। प्रस्तावित कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और आने वाले त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने, मिलावट, ज़्यादा कीमत वसूलने वाले, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की। अब 500 वर्ग मीटर में भी बनेगा मिनी फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए मियावाकी वन बनाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब पहले की तरह 2000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत नहीं होगी। केवल 500 वर्ग मीटर जमीन पर भी मिनी फॉरेस्ट तैयार किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे शहरों में तेजी से हरियाली बढ़ेगी और खाली जगहों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। 1 अगस्त को विशेष पासपोर्ट सेवा अभियान। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय 1 अगस्त को विशेष पासपोर्ट सेवा अभियान चलाएगा। लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए लखनऊ के तहत आने वाले 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 33 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। आवेदक passportindia.gov.in पर ऑनलाइन स्लॉट बुक कर आवेदन कर सकेंगे। वहीं 17 अगस्त से जन शिकायत निवारण के लिए भी पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। नीट मामले में एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए एनटीए में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। सरकार आउटसोर्सिंग व्यवस्था और तकनीकी ढांचे में भी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। किराएदार का सत्यापन नहीं कराया तो बढ़ सकती है मुश्किल। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने मकान मालिकों से किराएदार का सत्यापन कराने की अपील की है। जांच में सामने आया कि कई मामलों में बिना पुलिस सत्यापन के किराए पर दिए गए फ्लैटों का इस्तेमाल साइबर ठगी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया। पुलिस ने कहा कि सत्यापन की सुविधा ऑनलाइन और थानों में उपलब्ध है, इसलिए मकान मालिक इसे नजरअंदाज न करें। आईआईटी कानपुर और एएफएमएस मिलकर बनाएंगे स्वदेशी मेडिकल उपकरण। आईआईटी कानपुर और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के बीच हुए समझौते के बाद अब सेना के लिए स्वदेशी मेडिकल उपकरण विकसित किए जाएंगे। दोनों संस्थान मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और स्टार्टअप नवाचार पर मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सैन्य चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक और स्वदेशी तकनीक से मजबूत बनाना है। पशुधन बीमा योजना में 85% प्रीमियम देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के तहत 10 लाख पशुओं की बीमा कराएगी। इस योजना में पशुपालकों को केवल 15% प्रीमियम देना होगा, जबकि बाकी 85% राज्य सरकार देगी।
योजना सभी 75 जिलों में लागू होगी और पशुओं की मृत्यु या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 26 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के असर से कई राज्यों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं अत्यधिक बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल एवं उत्तराखंड में भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी ताज़ा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष तक के मेधावी बच्चे 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान, समाज सेवा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। विजेताओं को 26 दिसंबर को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस के रूप में वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साहिबजादों ने कम उम्र में धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी प्रेरणा को सम्मान देने के लिए इस दिन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई तक awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मायावती आवास का घेराव किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बसपा प्रमुख मायावती के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से न्याय की मांग करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने मायावती से हस्तक्षेप कर पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की अपील की। इस दौरान नीट यूजी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में 100 करोड़ के जुर्माने की चर्चा। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा कि यदि 38 भवनों की कंपाउंडिंग की जाती है तो जौहर ट्रस्ट की करीब 100 करोड़ रुपए का शुल्क देना पड़ सकता है। यह चर्चा अखिलेश यादव की उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आई जिसमें कंपाउंडिंग के जरिए भवनों को मंजूरी देने का सुझाव दिया गया था। हालांकि जिला अधिकारी ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और आगे का फैसला कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। नमाज रोकने के आरोप में 5 पर केस। संभल जिले के एक मुस्लिम युवक ने अपने ही समुदाय के कुछ लोगों पर मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामला मस्जिद की व्यवस्थाओं को लेकर विवाद से जुड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 7 करोड़ का विदेशी सोना बरामद। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को करीब 7 करोड़ 11 लाख रुपए के मूल्य के विदेशी सोने के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के पास लगभग 5 किलोग्राम वजन के 42 सोने के बिस्किट और अन्य टुकड़े बरामद हुए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोना बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल लाया गया था और उसे दिल्ली पहुंचाया जा रहा था। विशेषज्ञ डॉक्टरों को गृह जिले में तैनाती की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई योजना पर तैयार कर रही है। प्रस्ताव के तहत विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को उनके गृह जिले में तैनाती, दाम्पत्य नीति का लाभ और 40% तक प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगा है ताकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। 6 साल से फर्जी पहचान पर रहने वाला चीनी नागरिक गिरफ्तार। नोएडा से गिरफ्तार चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई पिछले 6 साल से फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रहा था। एसटीएफ के मुताबिक उसने नागालैंड के पते पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर कई भारतीय दस्तावेज हासिल किए। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि उसने इसी पहचान के आधार पर अन्य दस्तावेज तो नहीं बनवाए। मामला हवाला के जरिए करोड़ों रुपए विदेश भेजने की जांच से जुड़ा है। 4,544 छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त। कानपुर में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 4,544 छात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अनुसार दस्तावेजों की त्रुटियां, पात्रता संबंधी शर्तें पूरी न होना और सत्यापन में कमी इसकी मुख्य वजह रही। विभाग ने बताया कि छात्रों को आवेदन सुधारने का अवसर भी दिया गया, लेकिन कई आवेदन तय समय तक सही नहीं किए जा सके। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते पर बैंक में अटका फैसला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन को लेकर नया विवाद सामने आया है। ट्रस्ट ने नए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम एसबीआई को भेजे हैं,
लेकिन बैंक ने नियमों के आधार पर कानूनी राय मांग ली है। इस कारण खातों में बदलाव की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। ट्रस्ट के अनुसार इसका असर कर्मचारियों के वेतन और अन्य वित्तीय भुगतान पर भी पड़ रहा है। भाजपा के 32 पार्षदों ने मेयर की शिकायत की। लखनऊ नगर निगम में भाजपा के 32 पार्षदों ने महापौर सुषमा खरकवाल के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की है। पार्षदों का आरोप है कि विकास कार्यों और बजट आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत सौंपते हुए कहा कि जिन वार्डों से राजनीतिक मतभेद है वहां विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। टीटीई अब बॉडी कैमरा पहनकर करेंगे टिकट जांच। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस में टीटीई के लिए बॉडी ऑन कैमरा लगाने की शुरुआत की है। ड्यूटी के दौरान कैमरे में ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे। इसमें नाइट विजन की सुविधा भी रहेगी, जिससे रात में जांच आसानी होगी। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों और टीटीई के बीच होने वाले विवादों और आरोप प्रत्यारोप में कमी आएगी। प्रयोग सफल होने पर इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। सहारनपुर फैक्ट्री विस्फोट की जांच तेज। सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि मानव अवशेष दूर दूर तक बिखर गए। सभी अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं और जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच कराई जाएगी। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। लखनऊ के मोहनलालगंज में पुलिस ने कथित धर्मांतरण से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मुख्य सरगना पास्टर डैनियल और उसकी पत्नी भी शामिल है। डैनियल का असली नाम बाला सुब्रमण्यम है और वह मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है। उनके पास से धार्मिक साहित्य, बैंक दस्तावेज, एक बोलेरो और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बरामद दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। सारनाथ को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा। वाराणसी स्थित सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में लिया गया। बौद्ध धर्म के लिए ऐतिहासिक महत्व रखने वाले सारनाथ को इस मान्यता से वैश्विक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।